इस वीडियो में हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग यानी मनोवैज्ञानिक परीक्षण के एप्लीकेशंस देखेंगे, यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ या किन क्षेत्रों में खासकर होता है, इसके बारे में जानेंगे। और इसमें खासकर 3 एरियाज हम कवर करेंगे: क्लिनिकल सेटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग और एजुकेशन। इन 3 एरियाज में, इन 3 फील्ड्स में साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का क्या यूज है, ये आज देखेंगे। एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण किसी व्यक्ति की एबिलिटीज का मेजरमेंट होता है, जिसमें कई तरह के कॉग्निटिव फंक्शंस यानी संज्ञानात्मक गतिविधियां या क्रियाएं आ सकती हैं। जैसे मेमोरी का टेस्ट होता है, स्मृति का, स्पेशियल रिकॉग्निशन का, और कुछ ट्रेट्स का भी हो सकता है, जैसे आप अंतर्मुखी स्वभाव के हैं या बहिर्मुखी स्वभाव के हैं। इन चीजों की भी टेस्टिंग हो सकती है। और ये टेस्ट्स जो होते हैं, ये साइंटिफिकली टेस्टेड थ्योरीज पर बने होते हैं। जो थ्योरीज या सिद्धांत एस्टैब्लिश हो चुके हैं, जिनका पूरा प्रमाण पाया जा चुका है, उन पर बेस्ड ये टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट कई फॉर्मेट्स में हो सकते हैं, पेपर और पेंसिल के इस्तेमाल से करवाए जा सकते हैं, या आज के समय में कंप्यूटर बेस्ड भी होते हैं। और इसमें कई तरह की अलग अलग गतिविधियां कराई जाती हैं, जैसे पहेली सॉल्व करना, ड्राइंग, कुछ लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग या मेमोरी गेम्स। कुछ परीक्षणों में प्रोजेक्टिव टेक्निक्स भी इस्तेमाल होती हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स अचेतन का असेसमेंट करती हैं। इसमें व्यक्ति के रिस्पॉन्सेज को इंटरप्रेट किया जाता है एक कॉम्प्लेक्स तरीके से, जो कि नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक से अलग होता है। जैसा ऊपर हमने पेपर और पेंसिल टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात की, उनसे थोड़ा सा अलग तरह का टेस्टिंग होता है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में। फॉर एग्जाम्पल, रोशाक टेस्ट आपको पता होगा, जिसको इंक ब्लॉट टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इस टेस्ट से हम व्यक्ति के पर्सनालिटी के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, और इमोशनल फंक्शनिंग कैसी है, भावनात्मक स्तर पर उसकी प्रतिक्रिया कैसी है, ये भी जान सकते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से हम लोगों के इंटरैक्शंस और व्यवहार के बारे में भी समझ सकते हैं, और रिजल्ट्स के आधार पर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर क्या प्रतिभाएं या क्या क्षमताएं छुपी हुई हैं। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में पहले के एक वीडियो में और डिटेल में डिस्कस किया गया है। यहाँ पर अब हम डायरेक्टली आ जाएंगे इस बात को डिस्कस करने में कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का मुख्य प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। और इसमें हम 3 मेन एरियाज को लेंगे जहाँ सबसे ज्यादा उपयोग होता है: क्लिनिकल सेटिंग यानी नैदानिक परिस्थिति में, दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग, और तीसरा हम लेंगे एजुकेशन या शिक्षा के क्षेत्र में क्या इस्तेमाल होता है। तो शुरुआत करेंगे क्लिनिकल सेटिंग से। क्लिनिकल सेटिंग में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी नैदानिक मनोवैज्ञानिक कई तरह के प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे जो पेशेंट है या मरीज है, उसकी वर्तमान की क्या समस्याएं हैं और उसके पास क्या संसाधन या रिसोर्सेज हैं जिसकी मदद से इन प्रॉब्लम्स का हल ढूंढा जा सकता है। वो इस बारे में भी जानकारी एकत्र करते हैं कि क्या उस व्यक्ति के पास्ट में कोई ऐसी चीजें या घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से उसकी अभी की वर्तमान की समस्याएं बढ़ रही हों या उसमें उनका कुछ कंट्रीब्यूशन हो। इसी तरह से क्या व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लोग हैं, चाहे रिश्तेदार हो चाहे मित्र हो, जो कि उनकी समस्याएं सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं। और इस व्यक्ति का व्यवहार भविष्य में कैसा होने की संभावना है, इसका भी आकलन एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक करता है। और ये करने के लिए उन्हें कुछ एस्टैब्लिश्ड, कुछ पॉपुलर टेस्ट्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक प्रक्रिया है जिसके तहत वो ये जानकारियां एकत्र करते हैं। तो इसके लिए भी टेस्टिंग या मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो बने हुए हैं, उनका उपयोग होता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का क्लिनिकल सेटिंग में पहला इस्तेमाल जो होता है वो है डायग्नोसिस के लिए, यानी पता करने के लिए, ये जानकारी प्राप्त करने के लिए कि व्यक्ति को कौन सी बीमारी है, कौन सी प्रॉब्लम है या क्या डिसऑर्डर है। इसके लिए एक मनोवैज्ञानिक कई सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट्स इस्तेमाल करता है, और ये टेस्ट एक एक करके व्यक्ति को कराए जाते हैं, और उसके आधार पर ये समझने की कोशिश की जाती है कि वो क्या लक्षण आ रहे हैं जिससे किसी एक निश्चित बीमारी की डायग्नोसिस की जा सके। और ये बीमारी की डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं या एक मनोवैज्ञानिक कैसे करता है, वो DSM-5 क्राइटेरिया जो है
हर बीमारी की पहचान के लिए उसको पहचानने की कोशिश करता है कि किस दिए गए बीमारी के लक्षण से इस व्यक्ति के लक्षण मिल रहे हैं, और अगर संभव हो तो टेस्ट की मदद से इन बीमारियों का कारण क्या है, कॉज क्या है इसका, और उसके आधार पर क्या ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, इसका भी अंदाजा लगाने की कोशिश की जाती है। तो डायग्नोसिस पहला स्टेप होता है क्लिनिकल सेटिंग में। डायग्नोसिस करना यानी पहले बीमारी की पहचान करना। जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे तो आगे क्या ट्रीटमेंट किया जाए ये नहीं तय हो पाएगा। तो पहला स्टेप डायग्नोसिस का होता है, और डायग्नोसिस में जो DSM-5 में क्राइटेरिया दिए हुए हैं या लक्षण बताए गए हैं अलग अलग मानसिक बीमारियों के, कि ये लक्षण होंगे तो इस बीमारी को पहचानना है, कि ऐसे ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो अवसाद है, ये वाले लक्षण आ रहे हैं तो एंजाइटी है, इस तरह की चीजें उसमें दी हुई हैं। उसके आधार पर हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है, कौन सी मानसिक बीमारी है। ये प्रोसेस डायग्नोसिस कहलाता है। दूसरी बात आती है सीवियरिटी या तीव्रता की। हमेशा ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी एक व्यक्ति को कोई डायग्नोसिस दी गई है, जैसे मान लीजिए पता किया गया कि किसी व्यक्ति को अवसाद है, मेजर डिप्रेशन है, तो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि दो व्यक्ति जिनको अवसाद है उनके सारे लक्षण और समस्याएं बिल्कुल एक जैसी होंगी। उसमें तीव्रता का अंतर हो सकता है। किसी के लिए वो लक्षण मध्यम या हल्के किस्म के हो सकते हैं, बहुत ज्यादा समस्या नहीं उनके लिए क्रिएट कर रहे हैं, वहीं दूसरे व्यक्ति के लिए ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि दो या उससे अधिक व्यक्तियों में अगर सेम डायग्नोसिस भी दी गई है, सेम विकार या परेशानी पाई गई है, तो भी उसकी तीव्रता में अंतर हो सकता है। इसको हेट्रोजेनिटी कहते हैं या सीवियरिटी कहते हैं, और ये भी हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की मदद से पता लगा सकते हैं। इसके लिए वैसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण इस्तेमाल होते हैं जो कि काफी संवेदनशील हैं, और वो बता सकते हैं कि जो लक्षण व्यक्ति में आ रहे हैं, इन लक्षणों की आवृत्ति क्या है, इनकी इंटेंसिटी या तीव्रता कितनी है, और ड्यूरेशन क्या है, कितने समय तक ये लक्षण रहते हैं, जिसके आधार पर फिर हम समझ सकते हैं कि किस व्यक्ति में समस्या ज्यादा बड़ी है और किस में मध्यम स्तर की है, कम की है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें नहीं है। एक तरीका है जिससे ये पता लगाया जा सकता है, एक फैक्टर जो होता है, एक कारक जो है इम्पेयरमेंट का पता लगाने के लिए कि किसी डिसऑर्डर की वजह से कितनी समस्या किसी को हो रही है, वो है उनके दैनिक जीवन पे कितना प्रभाव पड़ रहा है। अगर किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन पे उसकी समस्या की वजह से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो हम मानेंगे कि उसकी समस्या की तीव्रता ज्यादा है। और किसी व्यक्ति में वही डिसऑर्डर हो, वही विकार हो, वही प्रॉब्लम्स आ रही हो, लेकिन उसके दैनिक जीवन में उसका उतना हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, उसके लक्षण उतना उसके दैनिक जीवन को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर हम मानेंगे कि कम तीव्र है समस्या। उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए किसी पेशेंट में डायग्नोज होता है कि उसको ईटिंग डिसऑर्डर है, ये एक तरह का विकार है जो खान पान से संबंधित है। अगर मान लीजिए उसको डायग्नोज हुआ है कि इस व्यक्ति में बुलिमिया नर्वोसा है। बुलिमिया नर्वोसा एक तरह की ईटिंग डिसऑर्डर है, खान पान से संबंधित। इसमें आमतौर पर व्यक्ति खाना कंट्रोल करता है, बहुत खाता नहीं है अपना फिगर मेंटेन करने के लिए, और खाना क्योंकि भूख तो लगी रही है तो अचानक से बिंज ईटिंग करता है, अचानक से बहुत ज्यादा खाना ठूस लेगा, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा खाना खा लेगा और फिर उल्टियां करके उसको बाहर निकाल देगा ताकि पेट की भूख मिट जाए लेकिन खाना बॉडी में नहीं रहे। और भी कई लक्षण होते हैं। तो ये बुलिमिया नर्वोसा नाम का एक ईटिंग डिसऑर्डर है। मान लीजिए किसी पेशेंट को ये डायग्नोज हुआ कि उसे बुलिमिया नर्वोसा है और काफी सालों तक रहा, लेकिन फिर भी अगर आप देखते हैं कि वो अपने डेली लाइफ थोड़ा आराम से जी पा रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कॉलेज में ठीक से परफॉर्म कर पा रही है, पढ़ाई लिखाई में पार्ट टाइम जॉब करती है तो वहां भी ठीक तरह से अपना काम कर पा रही है, उसकी अब फ्रेंड सर्कल जो है, फ्रेंडशिप भी उसकी ठीक ठाक चल रही है, कोई ऐसी रिश्तों में समस्याएं नहीं आ रही हैं, तो यहाँ हम मानेंगे कि इसका डिसऑर्डर जो है वो कम सीवियर है, तीव्रता उसकी कम है, बहुत ज्यादा इसकी लाइफ में इंटरफियर नहीं कर रहे हैं इसके लक्षण। वहीं दूसरा पेशेंट हो सकता है, उसे भी बुलिमिया नर्वोसा का डायग्नोसिस हुआ है, लेकिन अगर उसकी लाइफ में ऐसा है कि उसका खान पान से संबंधित जो भी उसके दिमाग में थॉट्स हैं या अप्रोच जो है खान पान को लेके, या उसका जो कांस्टेंट विचार उसको है अपने वेट को लेकर, कहीं हम ओवरवेट ना हो जाए, वजन बढ़ ना जाए,
ये चीज़ें उसके जीवन में बहुत ज़्यादा हद तक प्रभाव डाल रही हैं, जिसकी वजह से वो पढ़ाई लिखाई भी ठीक से नहीं कर पा रही है, फ्रेंड्स के साथ सही से समय नहीं बिता पा रही है। अगर जॉब में है, काम करती है, तो काम पर सही तरह से उसका दिमाग नहीं लग रहा और सही से काम नहीं कर पा रही है। हर समय उसके दिमाग में यही सारी बातें घूम रही है, खाने को लेकर और अपने वजन को लेकर। तो यहाँ पर भले ही सेम डायग्नोसिस है, बुलिमिया नर्वोसा की ही डायग्नोसिस इनको भी है, लेकिन हम मानेंगे कि इनकी प्रॉब्लम की सीवियरिटी या तीव्रता कहीं अधिक है, क्योंकि ये इनकी लाइफ के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रही है ज्यादा हद तक। तो सीवियरिटी में अंतर जानने के लिए भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग या मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का इस्तेमाल किया जाता है। क्लिनिकल सेटिंग या नैदानिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक परीक्षण का इस्तेमाल स्क्रीनिंग के लिए भी किया जाता है। स्क्रीनिंग यानी अगर आसान शब्दों में कहें तो छांटने के लिए या पता लगाने के लिए। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट न सिर्फ उन लोगों के लिए किया जाता है जो कि अपने मानसिक विकार का या समस्या का ट्रीटमेंट कराने के लिए किसी नैदानिक मनोवैज्ञानिक के पास गए हैं, बल्कि कभी कभी ये होता है कि नैदानिक मनोवैज्ञानिकों से आग्रह किया जाता है कि आप एक बड़े समूह पर पता कीजिए कि इन लोगों में कहीं किसी तरह की मानसिक समस्या तो नहीं है, कोई व्यवहारिक समस्या तो नहीं है, या इनमें किसी को ज्यादा खतरा या संभावना तो नहीं है कि भविष्य में चल के कोई मानसिक परेशानी हो जाएगी। तो ऐसे केस पे फिर मनोवैज्ञानिकों को क्या करना होता है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का इस्तेमाल करके इतने सारे लोगों पर परीक्षण करा के और फिर स्कोर्स के आधार पर यह आकलन करना होता है कि किसमें समस्या के लक्षण दिख रहे हैं या संभावना ज्यादा है कि भविष्य में कोई बीमारी या कोई मानसिक विकार हो सकता है। तो ये पहचान करना, इसी को कहते हैं स्क्रीनिंग करना, छांटना कि किसमें वो समस्याएं हो सकती हैं, इस तरह के लक्षण हैं कि फ्यूचर में प्रॉब्लम बढ़ सकती है या डेवलप हो सकती है। इसमें डिप्रेशन का बहुत एग्जाम्पल देखने में आता है, अवसाद का। डिप्रेशन जो है उसके बारे में ये पता है हम लोगों को कि अवसाद या डिप्रेशन आम जनता में, सामान्य जनता में, पॉपुलेशन में बहुत काफी स्तर तक है, काफी लोगों में ये चीज है, लेकिन बहुत ही कम हिस्सा ऐसे लोगों का होता है जो अवसादग्रस्त हैं और ट्रीटमेंट कराने किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं। इसका मतलब कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको डिप्रेशन है तो, लेकिन वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा रहे हैं। तो कभी कभी कुछ कैंपेन चलाकर या वैसे भी इन जनरल कभी कभी लोगों की, एक बड़े समुदाय की, एक बड़े एरिया में रहने वाले लोगों की टेस्टिंग की जाती है पता करने के लिए कि क्या उन्हें अवसाद के लक्षण है कि नहीं, और फिर जैसा आगे जरूरी होगा वैसे फर्दर टेस्ट किए जाएंगे और फिर उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो जो भी टेस्ट यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं जो डिप्रेशन की पहचान करने के लिए बने हुए हैं, उनमें कोई पहले से निर्धारित एक कट ऑफ स्कोर होता है। कट ऑफ स्कोर के आधार पर हम पहले टेस्ट कराते हैं लोगों को, और जिन लोगों का कट ऑफ से ज्यादा स्कोर आ रहा है उनसे हम समझ पाते हैं कि इन लोगों में खतरा ज्यादा है कि इन्हें कोई मानसिक विकार आगे चल के हो जाएगा, या इन लोगों को पहले से लक्षण हैं किसी निश्चित बीमारी के, और फिर उनका हम उस हिसाब से आगे टेस्ट करेंगे या ट्रीटमेंट करेंगे। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का नैदानिक परिस्थिति में एक कार्य ये भी होता है कि हम स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोगों की पहचान करने के लिए या उन लोगों को छांटने के लिए सामान्य जनसंख्या में से जिनको किसी बीमारी के लक्षण हैं या भविष्य में होने की संभावना उनमें ज्यादा हो, यानी रिस्क ज्यादा हो कि फ्यूचर में ये बीमारी डेवलप हो सकती है। कई बार मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का इस्तेमाल न सिर्फ इसलिए होता है कि हम किसी निश्चित बीमारी की डायग्नोसिस कर पाएं, उसकी तीव्रता या सीवियरिटी पता कर पाएं और ये जान पाएं कि एक बड़े समुदाय में या कई सारे लोगों में किसी बीमारी के लक्षण है या नहीं, यानी स्क्रीनिंग कर पाएं। इसके अलावा प्रिडिक्शन की भी जरूरत पड़ती है, पूर्वानुमान लगाने की, कि क्या जिस व्यक्ति को अभी ये समस्याएं या ये इस तरह के लक्षण आ रहे हैं किसी बीमारी के, भविष्य में इस बीमारी के लक्षणों का कोर्स क्या होगा, या ये लक्षण आगे और सीवियर हो जाएंगे, तीव्र हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इतने ही बने रहेंगे। तो एक तरह से फ्यूचर में व्यक्ति का व्यवहार क्या रहेगा या मानसिक स्थिति क्या रहेगी, इसके बारे में पूर्वानुमान लगाना या आकलन करना, इसको प्रिडिक्शन करना कहते हैं। और प्रिडिक्शन
फ्यूचर में एक छोटे समय के लिए किया जा सकता है कि अगले 7 दिन तक, 10 दिन तक, महीने भर में इस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी, कैसे लक्षण आएंगे, या एक लंबे समय के लिए भी, क्या से 2 साल 5 साल बाद क्या सिचुएशन इनकी होगी, ये बीमारी कम होगी, बढ़ेगी, ऐसी ही बनी रहेगी, ये भी प्रिडिक्शन करना जो होता है। तो इसके लिए भी जरूरत पड़ती है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की, जिसके आधार पर, जिसके स्कोर्स के बेसिस पे हम अनुमान लगा सकते हैं, पूर्व आकलन कर सकते हैं कि व्यक्ति का आगे का सिचुएशन, आगे के लक्षण किस तरह के आएंगे। मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक और कार्य के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो है इवैल्यूएशन ऑफ इंटरवेंशन। इंटरवेंशन या एक तरह का हस्तक्षेप जो आप व्यक्ति के जीवन में करते हैं उसकी समस्याओं को दूर करने के लिए, या आम शब्द में कहें तो ट्रीटमेंट या उपचार जो आप उसको देते हैं। अब इसका इवैल्यूएशन करने के लिए, इसका भी एक अंदाजा लगाने के लिए, अनुमान लगाने के लिए कि हमने जो ट्रीटमेंट किया उसका फायदा हुआ या नहीं हुआ, उससे कुछ इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस चीज का आकलन करने के लिए भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण इस्तेमाल किए जाते हैं। एक बार किसी व्यक्ति में अगर डायग्नोसिस हो गई किसी समस्या की, और फिर हम उसका इलाज करना शुरू करते हैं उस समस्या को दूर करने के लिए, तो इलाज शुरू करने के साथ असेसमेंट की प्रक्रिया बंद नहीं हो जाती है। हमें समय समय पर आकलन करते रहना होता है कि उपचार जो चल रहा है उससे व्यक्ति को कोई फायदा पहुंच रहा है कि नहीं, उसके लक्षणों में कमी आ रही है कि नहीं, उसके मानसिक विकार या व्यावहारिक समस्याएं जो हैं उसमें कमी आ रही है कि नहीं आ रही है। और एक बार ट्रीटमेंट पूरा भी हो जाए तो ट्रीटमेंट खत्म होने पर भी और उसके कुछ समय बाद भी हमेशा मॉनिटर करते रहना चाहिए कि दिक्कत खत्म हो गई पूरी तरह से। ऐसा तो नहीं है कि एक बार ट्रीटमेंट बंद हो गया तो कुछ समय बाद समस्याएं फिर उभरने लगे। तो ये सारी टेस्टिंग के लिए भी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की जरूरत होती है। इसमें हम ये कर सकते हैं कि एक बार जब अगर कोई डायग्नोसिस हो गया किसी समस्या का, तो पहले हमने उन्हें कोई टेस्ट कराकर, कोई मनोवैज्ञानिक परीक्षण कराकर एक बेसलाइन स्कोर निकाल लिया कि जब ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ था तब स्थिति कैसी थी इनके लक्षणों की। फिर अब ट्रीटमेंट हमने शुरू कर दिया, और ट्रीटमेंट मान लीजिए 10-15 दिन का हो, महीने भर, 2 महीने का हो, जितने भी समय का हो, उसके बीच बीच में कुछ निश्चित अंतराल पर हम फिर वही वाला परीक्षण दोहराते रहेंगे, व्यक्ति पर कराते रहेंगे, और देखेंगे कि स्कोर्स में उतार या चढ़ाव किस तरफ हो रहा है, किस दिशा में हो रहा है। अगर टेस्ट के स्कोर्स ऐसे हैं कि अधिक स्कोर आने का मतलब कि समस्या ज्यादा है, तो हम उम्मीद करेंगे कि अगर हम जो उपचार दे रहे हैं वो कारगर हो रहा है, तो व्यक्ति के स्कोर्स धीरे धीरे कम होते जाएंगे समय के साथ। लेकिन यहाँ ये भी जरूरी है समझना कि स्कोर्स में अंतर आम तौर पर भी आएगा। अगर आप किसी सामान्य व्यक्ति पर भी कोई स्कोर्स देंगे, कोई टेस्ट कराएंगे जो किसी बीमारी की पहचान करने का टेस्ट नहीं है, कोई साधारण टेस्ट भी है, मान लीजिए किसी के इंटेलिजेंस के लिए है, तो भी स्कोर्स में अंतर आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आज वो टेस्ट कराया तो जो स्कोर आएगा 1 महीने बाद एग्जैक्टली उतना ही स्कोर आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो स्कोर्स में उतार चढ़ाव होते हैं जो कई कारणों से हो सकते हैं। इंसान जब टेस्ट कर रहा है तो उसकी मानसिक स्थिति क्या है, कैसे मूड में है, कितना फ्रेश फील कर रहा है, नींद पूरी हुई है कि नहीं, परिस्थिति क्या है जिसमें टेस्ट कराया जा रहा है, कैसा माहौल है, क्या समय है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। टेस्ट जो करवाया जा रहा है उसमें भी कुछ एरर्स अपने नेचुरल आते ही हैं। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिससे स्कोर्स में अंतर आएगा, पर ये स्कोर्स का अंतर बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो इसीलिए जो परीक्षण इस्तेमाल होते हैं वो विश्वसनीय या रिलायबल होने चाहिए। उनके स्कोर्स जो आए वो भरोसेमंद हो, उसमें बेवजह की बहुत ज्यादा एरर्स न हो, बहुत ज्यादा स्कोर्स ऊपर नीचे ना हो, वरना सही चीज का आकलन करने में समस्या होगी। इसीलिए जब हम इंटरवेंशन की जांच करने के लिए या उपचार सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसका क्या इफेक्ट आ रहा है व्यक्ति में, इसके लिए भी जब हम मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें रिलायबल या विश्वसनीय टेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि स्कोर्स में अंतर भी आए तो वो अंतर भरोसेमंद हो, जिससे हम सही प्रकार से आकलन कर पाएंगे कि हाँ, ये उपचार जो चल रहा है इसकी वजह से ही स्कोर्स में अंतर आ रहा है और उपचार कारगर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये जरूरी है कि रिलायबल टेस्ट इस्तेमाल किए जाएं। और टेस्ट में कट ऑफ पॉइंट्स तय होते हैं, पहले से तय होने चाहिए कि कितना कट ऑफ स्कोर है, जिसके ऊपर अगर स्कोर आया
तो माना जाएगा कि समस्या ज्यादा है, और नहीं आया तो माना जाएगा कि कम हो रही है समस्या या खत्म हो रही है। कट ऑफ स्कोर्स अगर पहले से तय नहीं है तो ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि स्कोर्स में जो अंतर आ रहा है वो सार्थक अंतर है, मीनिंगफुल अंतर है, या वो बस थोड़ा बहुत जो चेंज वैसे भी नॉर्मली भी होता है, क्योंकि एग्जैक्ट स्कोर नहीं आता है कभी भी, 3-4 बार आप सेम टेस्ट करेंगे तो भी उस वजह से हो रहा है। तो ये क्लियरली समझ में आ पाए, इसके लिए टेस्ट रिलायबल होना चाहिए यानी विश्वसनीय होना चाहिए, और कट ऑफ स्कोर या एक कुछ निश्चित मापदंड, ये क्राइटेरिया तय होना चाहिए जिसके आधार पर आप आकलन कर सकें। ये तो बात हुई कि क्लिनिकल सेटिंग में यानी नैदानिक क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का क्या इस्तेमाल है, और यही क्षेत्र है जहां पर मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का बहुतायत में इस्तेमाल होता है। अगला क्षेत्र जहां पे काफी इसका यूज है वो है ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग, यानी किसी संगठन में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का कैसे इस्तेमाल होता है। तो किसी संगठन में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का इस्तेमाल लगभग हर स्तर पर होता है। नए लोगों को जॉब में चुनने से लेकर अंत तक हायर लेवल पर ले जाने के लिए, प्रमोशन के लिए, या लीडरशिप स्किल डेवलप करने के लिए, नेतृत्व की क्षमता उनमें डेवलप करने के लिए, और काफी अलग अलग स्टेजेस पे मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का इस्तेमाल करते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट न सिर्फ लोगों को हायर करने के लिए ताकि हम सही तरह के कैंडिडेट्स का चुनाव कर सकें, सही लोग सही जॉब के लिए चुने जा सकें, उस समय उसका इस्तेमाल होता है, बल्कि ट्रेनिंग की कितनी जरूरत है, प्रशिक्षण किस चीज के लिए देना है, कितना देना है, नेतृत्व की क्षमता कैसे पहचाननी है किन लोगों में है और उनको उस तरह के पदों पर आसीन करना है। इस तरह के अनेक लेवल्स पर ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में टेस्ट इस्तेमाल होते हैं, जिसमें से काफी सारे टेस्ट मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी होते हैं। जैसा आप डायग्राम में नीचे या पिक्चर में देख पा रहे हैं, रिक्रूटमेंट के लिए यानी लोगों को जॉब में हायर करने के लिए, जॉब में सेलेक्ट करने के लिए टेस्ट का इस्तेमाल होता है। उनकी ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण देने में टेस्ट का इस्तेमाल होता है। ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे प्लानिंग करने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कैसे करना है, वहाँ इस्तेमाल होता है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए, परफॉर्मेंस आप कैसा दे रहे हैं, कैसा कार्य कर रहे हैं, कितना बेहतर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, कितना सुधार आपने किया है अपने काम में, कितना कंट्रीब्यूशन आप उस संगठन को दे पा रहे हैं, ये सारी चीज़ों की पहचान करने में भी कई प्रकार के टेस्ट इस्तेमाल होते हैं। एम्प्लॉयज कितना एंगेज्ड हैं, कितना मन लगाकर काम कर पा रहे हैं, ये चीज़ें देखने के लिए, और आपने अगर जो कोई प्रशिक्षण दिया लोगों को तो वो कितना कारगर हुआ, कितना उसका यूज हुआ, ये सारी चीज़ें टेस्ट करने के लिए। तो कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पर कई सारे टेस्ट इस्तेमाल होते हैं एक संगठन में, और उसमें से कई सारे टेस्ट मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी होते हैं जो अलग अलग क्षमताओं का आकलन करते हैं। आपके इंटरेस्ट का कर सकते हैं, पर्सनैलिटी का कर सकते हैं, एप्टीट्यूड का कर सकते हैं, कई सारी चीज़ों का मेजरमेंट होता है। तो इस फील्ड में भी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल पाया जाता है। हायरिंग के समय एक संगठन में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का इस्तेमाल काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि हायर करने में या लोगों का जॉब में सिलेक्शन करने के समय, चुनाव करने के समय बहुत संगठन बहुत सारा पैसा और समय व्यतीत करते हैं, समय उतना देते हैं और खर्च भी काफ़ी आता है। जैसे अगर आपने कोई कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जिसमें कई सारे लोग अपीयर होंगे, फिर कुछ लोग सेलेक्ट होंगे, फिर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, और इन सब चीज़ों को करने के बाद पता चला कि जो व्यक्ति हमने सेलेक्ट किया वो जॉब में ज़्यादा देर टिका नहीं और वो छोड़कर चला गया। तो इससे संगठन को काफ़ी नुकसान होता है, पैसे के रूप में भी, समय के रूप में भी, मेहनत जो लगी सिलेक्शन करने में उसके रूप में भी काफी नुकसान पहुंचता है संगठन को, जो कोई भी संगठन नहीं चाहेगा। तो इसके लिए अगर मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का इस्तेमाल हो रहा है तो इन मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से ये सही से पता चल पाता है कि किसी व्यक्ति को, जिसको हम चुनाव कर रहे हैं इस जॉब के लिए, एक निश्चित पद के लिए, उसके अंदर वो टैलेंट, वो इंटरेस्ट, वो स्किल है कि नहीं, कि वो इस जॉब में सही बैठेगा, फिट बैठेगा, सही काम कर पाएगा और व्यक्ति भी संतुष्ट होगा इस जॉब पर। ये पहचान करने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का इस्तेमाल होता है। इसी के साथ साथ
आगे के स्टेजेस में भी, एक बार आप जॉब में आ गए, उसके आगे के स्टेजेस में भी आपको किस पद पर प्रमोशन देना है, क्या आपको मैनेजर बनाना है या नहीं बनाना है, इन सब लेवल्स पर अगर मनोवैज्ञानिक परीक्षण इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो बेहतर परिणाम आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी को मैनेजर के पद पे प्रमोट करना है, उनको प्रमोशन देनी है, तो हमें ये पहले पता होना चाहिए कि एक मैनेजर में जिस तरह की काबिलियत होनी चाहिए, जैसा उनका व्यवहार होना चाहिए, जैसा उनका व्यक्तित्व होना चाहिए, ताकि वो अपनी टीम को लेकर बेहतर कार्य कर सकें, उनको सही से उनका नेतृत्व कर सकें। तो ये टैलेंट उस व्यक्ति में है कि नहीं, अगर ये हम समझ लें तब मैनेजर बनाए, तो वो बेहतर कार्य कर पाएगा। जो उसके अंडर काम करने वाले लोग होंगे वो भी उनसे संतुष्ट रहेंगे और पूरी टीम मिलकर बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएगी, जिससे संगठन को फायदा होगा। तो ये कई सारी स्टेजेस हैं जहां पर एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग संगठनों में होता है। तीसरा फील्ड जहां पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण बहुत इस्तेमाल होते हैं वो है एजुकेशनल सेटिंग, यानी शिक्षा का क्षेत्र। यहाँ पर स्कूल लेवल से ही कई सारे मनोवैज्ञानिक परीक्षण इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे अचीवमेंट टेस्ट्स। अचीवमेंट टेस्ट जो होते हैं, इस तरह के परीक्षणों का इस्तेमाल किया जाता है स्कूल लेवल पे, ताकि देखा जा सके कि किसी बच्चे में कितनी क्षमता है कोई चीज़ पढ़ पाने की, समझ पाने की, कोई कमी तो नहीं है उसमें, कोई दिक्कतें तो उसे नहीं आती हैं। और ये चीज़ें अगर पता हो तो हम जहाँ पर बच्चे की कमियां हैं, जहाँ उसको दिक्कत है, कोई समस्या आ रही है कोई चीज़ पढ़ने या समझने में, कोई वीक एरिया है उसका, वहां पर उसको बेहतर ट्रेनिंग या अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस दी जा सकती हैं, ताकि वो बच्चा अपनी वो कमी को दूर कर सके। जैसे मान लीजिए अगर एक टेस्ट के स्कोर्स के आधार पर ये पता चलता है कि कोई बच्चा मैथ्स में पुअर है, मैथ्स उसको करने में दिक्कत आती है, समस्या आती है, तो उसके लिए स्पेशल क्लासेस या एक्स्ट्रा क्लासेस रखी जा सकती हैं मैथ्स के लिए, जहां उसको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग मिल सके। क्योंकि क्लास में सब बच्चों के साथ उसको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग या समय देना मुश्किल होगा किसी भी टीचर के लिए, क्योंकि बस एक बच्चे को समय ज़्यादा अगर दिया जाएगा तो बाकी बच्चे इंटरेस्टेड नहीं फील करेंगे, क्योंकि उन्हें दिक्कत नहीं हो रही है समझने में, वो आगे बढ़ना चाहेंगे, नई चीज़ें पढ़ना चाहेंगे। तो ऐसे में जो बच्चा वैसा है जिसे प्रॉब्लम है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो पीछे रह जाता है, उसे उतनी नॉलेज नहीं मिल पाती है, उसके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हो पाते हैं। तो अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट का हम इस्तेमाल करें तो ऐसे बच्चों का हम पता लगा सकते हैं जिन्हें किसी खास विषय में कोई समस्या आ रही हो, और फिर उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग या स्पेशल क्लासेस देकर उनकी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है, ताकि वो बाकी बच्चों के लेवल में आ सके। दूसरा कि इसके हेल्प से हम इंडिविजुअलाइज्ड लेसन प्लान्स डेवलप कर सकते हैं। व्यक्ति विशेष के लिए, व्यक्ति के ज़रूरतों के हिसाब से अलग तरह की क्लासेस डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट स्कूल में इस्तेमाल करें और पता चले कि कोई स्टूडेंट है जिसको किसी खास प्रकार की डिसेबिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल किसी को ऑटिज्म है, किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी है, पढ़ने लिखने की दिक्कत है, जैसा अगर आपको याद हो तारे ज़मीं पर जो मूवी थी उसमें था कि उस बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी थी, उसको प्रॉब्लम थी लिखने पढ़ने में, डिसलेक्सिया था उसको, लेकिन क्योंकि वो क्लास के नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ रहा है, टीचर आगे बढ़ाते जा रहे हैं, बाकी बच्चों को क्लियर हो रही है चीज़ें, पर उसे नहीं हो रहा है, तो उसके स्कोर्स खराब होते जा रहे हैं, जिससे कि उसे फिर डांट पड़ती है, वो फेल होगा और उसमें और हीन भावना आती जाएगी और परफॉर्मेंस और खराब होता जाएगा। तो अगर हम टेस्ट इस्तेमाल करेंगे और ऐसे बच्चों की पहचान कर लेंगे तो इनके लिए अलग तरह का कोर्स डिज़ाइन किया जा सकता है, या पढ़ाई का एक प्लान डिसाइड किया जा सकता है, जिससे इन बच्चों को हेल्प मिले और ये बेहतर पढ़ाई लिखाई कर सकें। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे होते हैं जो देखकर बेहतर सीखते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए वीडियो ट्यूटोरियल्स किए जा सकते हैं, जहां वो वीडियोस देखकर उससे बेहतर सीख पाएंगे। कुछ बच्चों में इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, भावनात्मक समस्याएं होती हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, ये चीज़ें बनाई जा सकती हैं, उनके हिसाब से कुछ करिकुलम डिज़ाइन किया जा सकता है। लेकिन ये कर पाने के लिए पहले पहचानना होगा कि किस बच्चे में इस तरह की समस्या आ रही है, और ये पहचान करने के लिए भी एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण काफ़ी उपयोगी साबित होता है। एक स्कूल सेटिंग में साइकोलॉजिकल टेस्ट्स का इस्तेमाल ये तय करने के लिए भी होता है कि बच्चों को किस कक्षा में डालना है। आमतौर पर
सभी सामान्य बच्चों के साथ वैसे बच्चों को भी उसी क्लास में डाल दिया जाता है जो कि किसी मायने में डिसेबल्ड हैं, उसमें कोई कमी है, उनमें कोई समस्या है, वो आम बच्चों जैसे नहीं है। जैसे कुछ बच्चे हो सकते हैं जिन्हें कुछ भावनात्मक समस्याएं, व्यवहारिक समस्याएं या पढ़ने लिखने की समस्याएं हों, और वो भी उसी कक्षा में डाल दिए गए हैं जिसमें बाकी बच्चे डाले गए हैं। ऐसी परिस्थिति में वो बच्चे बाकी बच्चों के साथ मिलकर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उनके लेवल पर चीजें पढ़ और समझ नहीं पाएंगे, और उन्हें ज्यादा दिक्कतें समझ में आएंगी, और समय के साथ वो हीन भावना से ग्रस्त हो जाएंगे कि वो बाकी बच्चों जैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट होते हैं या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और माँ बाप को मनोवैज्ञानिक परीक्षण करवाकर उसके स्कोर्स के आधार पर यह तय करना चाहिए कि क्या बच्चे को एक नॉर्मल क्लासरूम में डालना है या उसको एक अलग तरह के क्लासरूम में डालना है जहां उसके जैसे और बच्चे हों जिन्हें समस्या आ रही है, और उन्हें अलग मेथड से पढ़ाना लिखाना है या स्लोअर स्पीड से पढ़ाना है ताकि वो बच्चे बेहतर सीख और समझ सकें। और जब लगे कि हाँ, अब ये बच्चे ठीक तरह से परफॉर्म कर पा रहे हैं, इनकी प्रॉब्लम सब दूर हो चुकी हैं, तब उन्हें नॉर्मल बच्चों के साथ सेम क्लास में डाला जा सकता है। तो ये चीजें तय करने के लिए भी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का इस्तेमाल होता है। और चौथी चीज आती है मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। व्यक्ति या बच्चा कितना प्रोग्रेस कर पा रहा है, कितना उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, सुधार हो रहा है कि नहीं, पढ़ लिख सही से पा रहा है कि नहीं, ये प्रोग्रेस उसकी जो हो रही है इसका मापन करने के लिए भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण चाहिए। जैसे स्कूल्स में बच्चे जिन्हें पढ़ने लिखने में दिक्कत आ रही है, कोई समस्या है उन्हें, और वो नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ाई नहीं कर सकते, उन्हें कुछ स्पेशल एजुकेशन दी जा रही है, ऐसे बच्चों में समय समय पर ये आकलन करने के लिए कि उन्हें जो स्पेशल एजुकेशन मिल रही है उसका कुछ फायदा पहुंच रहा है कि नहीं, वो बच्चे बेहतर सीख पा रहे हैं कि नहीं, या अगर अभी भी दिक्कत आ रही हो तो पढ़ाने लिखाने का कोई नया मेथड ट्राई किया जाए जिससे उनको बेहतर समझ में आए। इस चीज का आकलन करने के लिए भी समय समय पर टेस्ट्स दिए जाते हैं जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं, जिसके आधार पे फिर हम आकलन कर सकते हैं कि जो नए मेथड से पढ़ाया जा रहा है इन बच्चों को उसका फायदा उन्हें पहुंच रहा है कि नहीं, और अगर नहीं तो क्या बदलाव करने की जरूरत होगी। इस आकलन करने के लिए भी प्रोग्रेस का मापन करना समय समय पर जरूरी है, और ये साइकोलॉजिकल टेस्ट के आधार पर किया जा सकता है। तो ये 3 मुख्य एरियाज हमने देखे जहां पर मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का इस्तेमाल होता है। और भी कई सारे एरियाज हैं जहां पे मनोवैज्ञानिक परीक्षण इस्तेमाल होते हैं, पर जो 3 मुख्य एरियाज हैं उसके बारे में हमने इस वीडियो में जाना। धन्यवाद।